हरि ओम तत्सत। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं दर्शितं तत्पदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनुष्य माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद आरंभिक शिक्षा माँ से प्राप्त करता है। प्रथम गुरु माँ होती है, उसके बाद पिता का स्थान आता है, फिर गुरु का स्थान आता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, भारत के सनातन धर्म के शास्त्रों में, कोई भी व्यक्ति होगा उसको ये जानना आवश्यक है, मातृदेव भ्यो नमः, पितृदेव भ्यो नमः, आचार्य देव भ्यो नमः। आचार्य का अर्थ यहाँ गुरु से है। तो भारत में एक बहुत बड़े महर्षि हुए हैं, उनका नाम था दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के बारे में कहा जाता है कि जैसा कि मैंने पढ़ा है, पौराणिक ग्रंथों में पढ़ने से मुझे ज्ञात हुआ कि दत्तात्रेय जी रास्ता चलते किसी न किसी से कुछ न कुछ ज्ञान ले लेते थे और उसी को गुरु मान लेते थे। उन्होंने 30 गुरु मान लिया था। मकड़ी से उन्होंने सीखा, गिरगिट से उन्होंने सीखा, मनुष्य से सीखा, गाय से सीखा, जो ही मिलता गया उसको गुरु बनाते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि मुझे भी गुरु बनाने के इतने अवसर मिले और इतने मेरे गुरु मिले कि मैं यदि वर्णन करने लगूँ तो सालों बीत जाएंगे गुरुओं के बारे में बताने में। उसका प्रमुख कारण ये था कि मैं देश विदेश में भ्रमण करता रहा। हालांकि मैं सेवा में था, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मैं सदस्य था, किंतु मुझे ऐसे कर्तव्य निर्वहन करना पड़ता था कि हमेशा घूमते ही रहना, उसमें रहना होता था, जिसमें एक पद होता है, उसमें लाइजन ऑफिसर, वो उप निरीक्षक का पद होता है, लेकिन उसको लाइजन ऑफिसर को हिंदी में अब वहाँ तो कुछ नहीं हमने सीखा, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि एक दूसरे से मिलाप कराने वाला, एक दूसरे से जा कर के संदेश पहुंचा के और उसका समाधान करने वाला व्यक्ति ही लाइजन ऑफिसर बनाया जाता है। तो करीब 5-6 वर्ष तक तो ऐसे मैं लाइजन ऑफिसर की ड्यूटी किया और उसके बाद आगे जब बढ़ता गया तो और भी अधिक दुनिया देखने को मिली। भारत के अतिरिक्त मैं श्रीलंका में गया, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन नामीबिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका में गया। इसके बाद मेरे सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे अमेरिका का भी दौरा करना पड़ा और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ कुछ न कुछ सीखता रहा हूँ। आज मैं एक छोटी सी घटना नामीबिया की बता रहा हूँ। नामीबिया कैसा देश है, वहाँ जाके हमने क्या सीखा और मुझे आश्चर्य हुआ। वहाँ आश्चर्य के साथ साथ मुझे एक ऐसी शिक्षा मिली और मैं ये सोचने पर विवश हो गया कि जिस भारत से दुनिया सब कुछ सीखती है, संसार के देश देश के लोग आकर के भारत से सीखते हैं, वहाँ खुद भारतीय ही उस चीज़ को नहीं जानते। नामीबिया में एक क्लब में मैं घूमते घामते चला गया। चूँकि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन था और हम लोगों को कोई वर्दी में नहीं जाना होता था, आप अपने मन का कपड़ा पहनिए और जाइए। पैंट शर्ट में वहाँ हम लोग रहते थे, सिविल ड्रेस जिसको हम कह सकते हैं। मैं घूमते घामते क्लब में पहुँचा। उस क्लब में ऐसे टेबल लगे हुए थे, सैकड़ों टेबल लगे हुए थे कि हर टेबल
वर्गाकार होता था, उसके चारों ओर कुर्सियां लगी होती थी। वहाँ पहुँचा मैं। यूएनओ के लोगों के लिए छूट होती थी, वो कहीं भी जा सकते थे। मैं गया तो वो वाइट्स का क्लब था, यानी अंग्रेज़ों का क्लब था, उसमें बाकी लोगों को परमिशन नहीं थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों के लिए कहीं भी कोई रोक नहीं थी। मैं गया तो देखा किसी टेबल पर 2 नौजवान लड़के बैठे हैं, किसी पर लड़के लड़की बैठे हैं, कहीं 2 लड़कियां बैठी हैं, कहीं बूढ़े लोग बैठे हैं। ऐसे पूरा क्लब भरा हुआ था। 1-2 जगह खाली थी। एक स्थान ऐसा था जहाँ 3 व्यक्ति बैठे थे, चौथी कुर्सी खाली थी। मैं जा कर के बैठ गया। बैठने के बाद मेरे सामने जो सज्जन थे, दुबले पतले छरहरे, उन्होंने मुझे गौर से देख कर के और इंग्लिश में उन्होंने पूछा कि वेयर योर ग्लास, यानी आप अपने ग्लास में दारू लेके नहीं आए, उनके कहने का आशय था। तो मैंने कहा कि सर आई एम नॉन ड्रिंकर। फिर उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? मैंने कहा नो सर, आई एम इंडियन। इंडियन? क्या ये सर? फिर वो हिंदी बोलने की भी कोशिश किए, लेकिन हमारा वार्तालाप विशेषकर अंग्रेजी में ही होता था। तो उन्होंने पूछ लिया मेरा नाम। मैंने बतलाया कि सर माय नेम इज वीडी उपाध्याय। तो उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा कि उपाध्याय तो ब्राह्मण होते हैं। मैंने कहा जी हाँ ब्राह्मण होते हैं। बोले यहाँ आप कैसे? मैंने कहा यूएनओ में आया हुआ हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तो नौकरी करते नहीं, ब्राह्मण लोग तो वहाँ के पृष्ठ होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो लोग तो मंदिरों में रहते हैं, पूजा पाठ का कार्यक्रम करते हैं। मैंने उनसे कहा कि देखिए आप भारत भ्रमण करेंगे तब न पता चलेगा। तो उन्होंने हंस करके कहा कि पंडित नेहरू के ज़माने में एक बार मैं भारत भ्रमण कर चुका हूँ और 2 बार इंदिरा के ज़माने में मैंने भारत भ्रमण किया है। मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण लोग, ये बात वार्तालाप हमारा अंग्रेजी में हो रहा था, किंतु सभी लोग जाने, सबको ये ज्ञात हो जाए, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। उन्होंने ये मुझसे कहा कि ब्राह्मण होकर के आप नौकरी तो करते नहीं, यहाँ आ कैसे गए? मैं उन्हें कहा, समझा कि देखिए वो समय गुजर गया जब पंडित जी लोग या ब्राह्मण लोग मंदिरों में रहा करते थे, पूजा पाठ कराया करते थे, घंटी बजाया करते थे, शंख बजाते थे। किंतु आज न तो वो स्थिति रही और न ही पंडितों को लोग पूछते हैं। इसलिए पंडित जी लोग भी, ब्राह्मण लोग भी सरकारी सेवा या निजी सेवा में चल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ब्राह्मण है तो आप बहुत कुछ जानते होंगे, मुझे बताइए कि गोवध तो हत्या माना जाता है, लेकिन वही बकरी को मारा जाता है तो हत्या नहीं माना जाता, क्यों? मैं बड़े असमंजस में पड़ गया। उन्होंने पहले मुझसे पूछ लिया था कि ब्राह्मण है तो कुछ जानते भी हैं, कर्मकांड भी, तो मैं भी थोड़ा बहुत तो जानता ही था, मैं हामी भर दी। अब उनका ये प्रश्न ऐसा हुआ कि मैं उलझ गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि शुक्रवार के रोज़ मेरे घर आइए। उन्होंने अपने घर का पता दिया, समय उन्होंने 4 बजे शाम का दिया। एक चीज़ मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि 1 बरस संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन मैंने सर्विस किया। उस सेवा काल में एक जो सबसे विशेष बात मैंने देखा वो ये कि ये लोग 1 मिनट तो क्या आधा मिनट भी समय से इधर उधर नहीं होते, बिल्कुल सही वक्त पर, सही समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचते थे। जबकि हमारे भारतीय कभी 15 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, कभी 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, और हमसे भी आगे अगर देखा जाए तो नाइजीरियन या जिनको हफ्सी कहा जाता है वो तो कभी कभी पी के धुत हो जाते थे और 2-2 घंटे भी नहीं आते थे। बेचारे अंग्रेज उनकी ड्यूटी करते थे। हालांकि दारू पीना वहाँ मना किसी के लिए नहीं है, सब लोग पीते हैं। शायद इक्का दुक्का कोई अपवाद में रह जाए, नहीं तो पीते तो सारे हैं, किंतु रहते हैं नियंत्रण में। पी करके गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी में एक्सीडेंट तो दूर की चीज़ है, एक छोटी सी चींटी भी नीचे नहीं आने देते वो लोग, इतने अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं।
खैर वो बात तो जहाँ की तहाँ। मैं ठीक 4 बजने से आधा मिनट पहले उनके बताए हुए स्थान पर पहुंचा। वो अपने टेबल पर बैठे हुए कोई पुस्तक खोले थे और उनकी निगाह अचानक उठी। वो खड़े होकर के इशारा किए। मैं उनके उस कमरे में गया जिस कमरे में बैठे थे। सामने खुला मैदान था और एक बहुत बड़ा हॉल था, उसके अंदर वो बैठे थे। मैंने जा कर के जब उस हॉल में उनके सामने बैठा और निगाह चारों घुमाया तो मैं इतनी हैरानगी में पड़ा, इतनी परेशानी मुझे हुई कि मैं भौचक्का रह गया। कहीं लिखा हुआ है, बेशक इंग्लिश में लिखा था, हिंदी नहीं था, कहीं लिखा है ऋग्वेद, कहीं लिखा है तुलसी कृत रामायण, और वो मोटी मोटी पुस्तकें रखी हुई। उसमें लगभग 90% पुस्तकें जो थी उनके ऊपर अंग्रेजी में चीज़ें लिखी थी। मैंने उनसे आज्ञा लेकर, उनसे पूछ करके 2-4 पुस्तकें मैं देखा। फिर बाद में जब उनसे मेरा इस विषय पर वार्तालाप आगे बढ़ा तो उन्होंने बतलाया कि भारत में ग्रंथों की कमी नहीं है, भारत में भारतीयता की कमी है। लोग अपने आप को पहचानते नहीं हैं। जो कोई पढ़ता है वो अपनी भाषा को, अपने ग्रंथ को, अपनी सभ्यता को, अनुशासन को, संस्कार को छोड़ करके और अंग्रेजी की ओर दौड़ता है। उन्होंने ये कहा कि 3 बार के भ्रमण में मैं हिमालय के तराई से कन्याकुमारी तक जा कर के देखा। जहाँ जाता था मुझसे जो मिलता था थोड़ा फैशन में होता था और अंग्रेजी में ही मुझसे बात करने की कोशिश करता था। आप हमारे यहाँ आए हैं, मैं संस्कृत तो नहीं बोल सकता किंतु थोड़ा बहुत हिंदी बोलता हूँ, पर आपसे अपनी भाषा में इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें मातृभाषा से प्रेम है। मैं ये चीज़ वहाँ देखा। दूसरी एक चीज़ कि हमारी सभ्यता से, हमारे ग्रंथों से, हमारे लोगों से लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने पढ़ा था अखबारों में, मैंने जो पत्रिकाएं हैं उनमें पढ़ा था कि भारत के लोग इतने अग्रणी थे, इतने जानकार थे, इतना इनको ज्ञान था कि पौराणिक समय में ये हवाई जहाज़ उड़ाया करते थे। और श्रेय सारा आज कौन ले जा रहा है? पाश्चात्य के लोग ले जा रहे हैं। ये गलती उनकी नहीं, हमारी है। भारत में कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपना देश है, अपनी मातृभूमि है, शिकायत तो नहीं करनी चाहिए, किंतु लोग पैसे कमाने के चक्कर में, अपने नाम कमाने के चक्कर में सबको पीछे छोड़ने के लिए उद्यत रहते हैं। हमारे यहाँ ऋषि महर्षि होते थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता था, जंगल होता था, उसमें झोपड़ी होती थी और वहाँ जाकर राजकुमार लोग रहते थे। उन्हें सिखाया जाता था कि आप परेशानी में पड़ेंगे तो कैसे आपका गुजारा होगा, तो उन्हें भेजा जाता था भिक्षा मांगने के लिए। उन्हें प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में जग करके अपने कार्यशैली को पूरा करने के लिए सिखलाया जाता था। और आज हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बच्चे 8 बजे के बाद उठते हैं, सिनेमा ज़रूर जाते हैं बच्चे, और नहीं तो आजकल एक नया यंत्र जो हमारे यहाँ निकला है मोबाइल, जो देखो बच्चा। मुझे तो हैरानगी एक दिन तब हुई जब गली में जा रहा था, अपने ही क्षेत्र के गांव में अंधेरा हो चुका था। एक जब 5-7 लड़के ज़मीन पर सिर गड़ाए हुए बैठे थे गली के अंदर। मैं जा खड़ा हूँ, मैं कहा क्या है भाई? बोले हम लोग तो ये अंकल जी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, लूडो खेल रहे हैं। लूडो? बोले हाँ, हम तो मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं। मुझे हैरानगी हुई कि जहाँ भारत किसी दिन दुनिया को उपदेश देता था, यहाँ के नवयुवक अपना और कार्य करते थे, लोग लूडो खेल रहे हैं। ऐसे एक दो नहीं, कई घटनाएं हैं। कई बार कई ऐसे हमारे सामने लोग मिले हैं
दूसरी चीज़, एक और बात सुन के आप हैरान हो गए जीवन में, वो घटना चक्र जो है मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। वो घटना चक्र है सोमरस जिसको आप लोग बोलते हैं, या ये कहिए दारू या शराब, अंग्रेजी में रम, विस्की, ब्रांडी, क्या क्या है। मैंने तो उस समय सीआरपीएफ में नौकरी आरंभ की थी जब हम लोगों को मुफ्त में दारू मिलता था। किंतु हैरान होंगे आप कि दारू मैंने देखा ही नहीं था। पहली बार दारू देख करके एक अधिकारी ने कहा कि वो आदमी क्या ले जा रहा है। मैंने कहा सर, वो पूछा तो बोला कि ये तो दवा है, लाल रंग की ज़रूर थी सर, वो शायद शहद था। उन्होंने हंस के कहा कि उपाध्याय कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कहा सर मेरा जन्म स्थान तो उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर में है। बोले हाँ, वो सरदार जी थे। बोले हाँ, बनारस के नज़दीक है गाजीपुर, वहाँ के ब्राह्मण दारू नहीं पीते हैं। मैंने कहा सर मैंने दारू देखा ही नहीं। खूब ज़ोर से हंस के बोले कि उपाध्याय वो जो आदमी ले जा रहा था वो शहद नहीं, वो दारू था। ऐसे लोगों से बच के रहना। मैं 39 बरस सेवारत रहा, हमें मुफ्त में मिलती थी दारू। कभी कभार घर पर मैं इस आशय से लाता था कि लोग बोलते थे कि मुझे जानते थे कि मैं फौजी हूँ, कहते थे कि दारू मिल जाएगा। मैंने कहा किस लिए? दवा के लिए। तो शुरू में जब मैं ये 1964-65 में ज़रूर एक आध बार जो एक बोतल लेके आया, लेकिन उसके बाद मैंने दारू को छू के भी नहीं देखा, मांसाहार नहीं किया। और आज 80 की अवस्था पार करने के बाद भी प्रभु की कृपा है, ठीक ठाक हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने ग्रंथों को हम भूल करके भटक रहे हैं। हमें अपने मार्ग पर आना चाहिए, हमें अपने मार्ग को भूलना नहीं चाहिए। वही दिनचर्या फिर से शुरू हो जाए जो त्रेता, द्वापर और सतयुग की तो बात ही छोड़िए, त्रेता और द्वापर में भी जो कार्य चलते थे उस तरह से अगर हम अपनी कार्य प्रणाली बना लें, हम अपने हर कदम को उस तरह से रखें, तो इसमें संदेह नहीं कि हम फिर अपने स्थान पर आ सकते हैं। भारत फिर विश्व गुरु बन सकता है, फिर भारत इतनी उन्नत कर सकता है कि लोग भारत से उदाहरण लेंगे, भारत से सीखेंगे और भारत सबका पूज्य हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसी आशा के साथ कि आप भविष्य में इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमारा भारत कहाँ था और हमें क्या करना चाहिए, इस मार्ग से चलना चाहिए। विशेषकर मैं माता पिता और अभिभावक जनों से अनुरोध करूँगा, गुरुजनों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपने बालकों को, अपने शिष्यों को संस्कार सिखाइए, अनुशासन सिखाइए, सन्मार्ग पर चलना सिखाइए। आज के युग में जो चल रहा है कि नौकरी करना है, तो नौकरी के बारे में भी आज मैं किसी और दिन बताऊंगा कि लोग सरकारी नौकरी से भागते हैं, कि सरकारी नौकरी जो कर रहा है उसके पास जाने में उन्हें डर लगता है। ये सरकारी स्कूल में लोग बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मुझे नौकरी सरकारी मिले। तो इस विषय पर मैं किसी और दिन आपसे वार्ता करूंगा। धन्यवाद।